मतलब होता है भारतीय राज्य व्यवस्था। देखिए, हम नाम से ही बहुत सारी चीजें क्लियर कर देते हैं, इसीलिए सब्जेक्ट में जीएस वाले सब्जेक्ट में बड़ा मजा आता है, क्योंकि जहां पीएनजी मिलेगा, पीएनजी पीडीएफ दीजिएगा प्लीज, बिल्कुल जो लिख रहा हूं ये सब कुछ मिलेगा। अब देखिए नाम से कैसे, जैसे राज्य व्यवस्था, क्या समझे इससे? राज्य व्यवस्था से समझे आप राज करने की व्यवस्था। राज मतलब रूल, रूल मतलब शासन, शासन करने की जो व्यवस्था है उसी को राज्य व्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, इसको आप सिस्टम ऑफ रूल कहोगे। रूल करने, सिस्टम ऑफ रूल, राज करने की जो व्यवस्था है वही राज्य व्यवस्था कहलाएगी। जी हां, बिल्कुल मैं यही कहने वाला था। सिस्टम ऑफ रूल, राज करने की जो व्यवस्था है यही राज्य व्यवस्था कहलाएगी। इसी को आपका जो है पॉलिटी कहते हैं। अब ये जो राज करने की जो व्यवस्था है ये आज के समय पर तो है, लेकिन आज के समय से हम 500-700 साल पहले जाएं, जिस समय पर भारत में मुगल पीरियड था, जैसे आज आप 2024 में हो, 2024 से थोड़ा सा पहले जाने की अगर आप कोशिश करोगे, 2024 से अगर थोड़ा सा पहले जाने की कोशिश करोगे, मान लीजिए आप 1500 में चले गए, आप 1000 में चले गए, तो जिस समय पर आपका जो है मुगल पीरियड चला था, जिस समय पर दिल्ली सल्तनत चल रही थी, दिल्ली सल्तनत से पहले आप एनसीन में चले गए, 2020 में चले गए, फिर आप जाकर के, है ना? ये एडी चल रहा था या बीसी चल रहा था, सब बताऊंगा आज हिस्ट्री वाली क्लास में सारी डेट लाइन पूरी करेंगे। तो आज से जब आप 1000 2000 3000 साल पहले जाते हो तो उस समय कोई सिस्टम ऑफ रूल नहीं हुआ करता था। उस समय पर हुआ करता था राजा। कौन होता था मेरे प्यारे साथियों? राजा। और राजा की चलती थी, आपको पता है हर एरिया की, जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत में अपने अपने एरियाओं में राजा हुआ करते थे। और राजा क्या कहते थे? अपनिच्छी भगवान है, और जब अपनिच्छी भगवान है तो मतलब राजा की चलती, जैसे राजा है बैठे बैठे बोल रहा है, राजा ने कहा किसी जोक सुनाने वाले को लेकर आओ, भैया जोक सुनाने वाले को ले आए, राजा ने सुना, राजा को मजा आया, राजा ने 1 लाख रुपए गिफ्ट कर दी, राजा ने कहा 5 मिनट और सुनाओ, उसे 5 मिनट और सुनाया, राजा को हंसी नहीं आई, राजा ने कहा एक काम करो, उसको आजीवन कारावास दे दो, आजीवन कारावास दे दिया। दूसरे राजा ने इसको चौराहे पर कटवा दो, कटवा दिया। राजा के ऊपर कोई बोलने वाला है क्या? नहीं है। इसका मतलब राजा जो चाहता था वो कर सकता था, वहां पर कोई सिस्टम नहीं था। राजा जिसको चाहे फांसी दे दे, राजा जिसको चाहे मरवा दे, राजा जिसको चाहे आजीवन कारावास में डलवा दे। तो एंशिएंट और मेडिवल टाइम पर कुछ ऐसा हुआ करता था, एंशिएंट और मेडिवल टाइम पर। लेकिन उसके बाद में जिस समय से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है, जिस समय से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है और भारत में आना होता है ब्रिटिशर्स का या यूरोपियन कंपनीज का, जब यूरोपियन कंपनीज भारत में आती हैं, जब ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं, तो वो हमारे देश को उस तरीके से चलाते हैं जैसे ब्रिटेन चलता था। और ब्रिटेन चलता है कानून के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने भारत को भी चलाया कानून के अकॉर्डिंग। ब्रिटेन में कानून बनता था और भारत में आता था लागू होता था। और जब भारत कानून के, चाहे ब्रिटिशर्स ने शोषण किया कुछ भी किया वो एक अलग पार्ट है, वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन ब्रिटेन में कानून बनता था, भारत में आता था, भारत में लागू होता था। तो ब्रिटेन में बनता था, भारत में आता था, भारत में लागू होता था, तो भारत कानून के अकॉर्डिंग चलता था। वहीं से हमें पता चला कि कानून के अकॉर्डिंग अपने देश को कैसे चलाया जाता है, कि कानून के अकॉर्डिंग अपने देश को कैसे चलाया जाता है। तो जिस समय पर ब्रिटिशर्स हमें छोड़ कर जा रहे थे उस समय हमारे पास दो ऑप्शन थे। दो ऑप्शन कौन-कौन से? एक तो जैसे आज चल रहा है देश कानून के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग वैसे ही चला जाए, और दूसरा वाला ऑप्शन ये था कि जैसे पहले चलता था, राजा बना दिए जाए हर एरिया में और राजा जो चाहेगा वही कर सकता है। तो हमने कहा ये पहला वाला ऑप्शन बेहतर है, कानून वाला। तो जिस समय ब्रिटिशर्स हमें छोड़ कर गए 1947 में, उस समय हमने अपने भारत देश के लिए कानून बनाया और वही कानून कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया। तो भारत देश की अगर हम बात करें तो भारत देश में क्या-क्या होगा? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? भारत देश में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? उस चीज के लिए हमने कुछ बातें एक कॉपी में लिख दी, और जिस कॉपी में लिख दी उसी को संविधान कहा गया। जिस कॉपी में लिख दी उसी को संविधान कहा गया। तो आप कहते हो ना पॉलिटी कह के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हो, क्या करते हो? पॉलिटी कह के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हो। ऐसा नहीं है, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस है। जब आप सीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए जाते हो तो वहां पर आप देखते हो, एक सेकंड में एप्लीकेशन में, ठीक है, टेंशन ना लो, आपको रिकॉर्डेड वहां पर मतलब वो जैसी क्लास है वहां पर आपको जो है शो हो जाएगी 10 टू 15 मिनट्स के लिए। आप राजा लोग होते थे, राजा लोग शासन करते थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो ब्रिटिशर्स कानून के अकॉर्डिंग भारत को चलाने लगे। ब्रिटेन में कानून बनता था, भारत में लागू होता था। जब हम आजाद हुए तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो कानून के अकॉर्डिंग चलाएं या राजा के अकॉर्डिंग। तो हमने सोचा कानून के अकॉर्डिंग चलाएंगे। तो जो कानून के अकॉर्डिंग चलाएंगे उसी को ध्यान में रखते हुए भारत के सब लोगों ने मिलकर के एक कानून बना दिया, जिसको क्या कहा, एक किताब ली और उस किताब में लिख दिया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जिसके एक फिक्स समय के बाद इलेक्शन होंगे, बाद में प्रधानमंत्री होगा, बाद में लोकसभा होगी, लोकसभा में डायरेक्ट जनता वोट डालेगी, राज्यसभा डायरेक्ट वोट डाला जाएगा, राज्यों में वोट डाला जाएगा, जिसका टाइम 6 साल होगा, लोकसभा का पास। मतलब ऐसे करके ये जो पूरी व्यवस्था है सारी की सारी व्यवस्था हमने कॉपी में लिख दी। इसी कॉपी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, यानी कि संविधान कहा गया। तो क्या समझे, पॉलिटी अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, लेकिन हम क्या करते हैं छोटे एग्जाम्स में, क्योंकि 80-90% कॉन्स्टिट्यूशन आता है, 10% पॉलिटी आती है, तो पॉलिटी क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। तो क्या समझे, देखना जरा। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, बुक ऑफ रूल्स कह सकता हूं। अगर मैं आसान भाषा में प्यारे बच्चों बात करूं तो क्या मैं इसको बुक ऑफ रूल्स कह सकता हूं, कायदे एवं कानून की किताब। तो भारत के अंदर क्या क्या होगा वो सारी चीजें इस किताब में लिखी हुई हैं, इसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बुक ऑफ रूल्स इसको कहा जाता है, बिल्कुल सही है, कानून की किताब। और इसी कानून की किताब के अकॉर्डिंग देश को चलाया जाएगा। कि सर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया, लेकिन हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस अभी भी पता नहीं लगा। यही कह रहे हो ना, बिल्कुल यही कह रहा है ना कि सर थोड़ा थोड़ा ये तो समझ में आ गया कि भारत देश के अंदर जो कुछ भी होगा। मैं कह रहा हूं मैं पढ़ा पा रहा हूं, ये बात भी संविधान में लिखी हुई है, और आप पढ़ रहे हो ये बात भी संविधान में लिखी हुई है। आप हंस रहे हो, ये बात भी संविधान में लिखी हुई है, और आप जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हो ये बात भी संविधान में, सब कुछ बताऊंगा। शादी होती है तो संविधान में लिखा हुआ है, बच्चे होते हैं तो संविधान में लिखा हुआ है, डाइवोर्स होता है तो भी संविधान में लिखा हुआ है, आप जॉब कर सकते हो ये भी मैंने कहा भारत देश में जो कुछ भी हो रहा है वो इस संविधान में लिखा हुआ है। आ जाओ भाई, मैं अकेले पढ़ाऊंगा, इस बैच में टेंशन ना लो तुम, ठीक है। अब मैं आपको पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल बेसिक से है, इसी वजह से हम चलेंगे भी बेसिक से, चीजों को बड़े आराम से लेकर के चलेंगे। एक तरफ हम लिखते हैं पॉलिटी और एक तरफ हम लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इनके बीच का थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं क्या है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। डिफरेंस समझना मेरे प्यारे साथियों दोनों बातों में। मैंने कहा कि देश को चलाने के लिए जो कानून और रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो किताब है उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसी को कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान कहा जाता है। प्यारे साथियों बिल्कुल सही बात है, इस संविधान में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, उन्हीं में से मैंने कहा इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स है, क्या होते हैं आर्टिकल्स, क्यों बनाए गए, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन इन्हीं में से एक आर्टिकल है जिसको कहते हैं आर्टिकल नंबर 21A। आर्टिकल 21A ये कहता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार, वो भी 6 से 14 साल के बच्चों को। तो ये कहता है आर्टिकल 21A कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये क्या कहता है, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, फ्री एवं कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। समझ गए बात को, क्या कहा इसने कि आर्टिकल 21 ने कहा शिक्षा का अधिकार कि भारत के सभी 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। मिल गई क्या, हो गए सारे बच्चे शिक्षित भारत के? इस कॉपी में हमने लिखा शिक्षा मिल दे दो, मिल गई शिक्षा भारत के सभी बच्चों को, हो गए सारे बच्चे शिक्षित? नहीं, सिर्फ इस कॉपी में या इस संविधान में लिख देने मात्र से शिक्षा नहीं मिल जाती है। आपने ऑन ग्राउंड जाकर के देखा कि भारत में स्कूल ही नहीं है, स्कूल ही मतलब टोटल भारत में 15 स्कूल है, क्या मिल गई सबको शिक्षा? नहीं। तो इसमें जो लिखा हुआ है, इस किताब में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको ऑन ग्राउंड लागू कराने के लिए एक कानून बनाया गया जिसका नाम रखा गया एजुकेशन एक्ट। क्या रखा गया, एजुकेशन एक्ट, शिक्षा अधिनियम, शिक्षा अधिनियम। वैसे तो हम पढ़ेंगे आगे चल के कौन कौन सा कानून कब आया था, ये 2002 में ऐड किया गया था, ये 2009 में आया था एजुकेशन एक्ट, लेकिन समझिए दोनों डिफरेंस। तो इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको ऑन ग्राउंड लागू कराने के लिए हमने बना दिया एजुकेशन एक्ट, जिसमें कहा गया कि बच्चों के लिए मान लो हर 2 3 4 5 किलोमीटर के रेडियस में एक स्कूल होना चाहिए, हर 5 किलोमीटर के रेडियस में एक स्कूल होना चाहिए, उस स्कूल में फ्री में पढ़ाया जाना चाहिए, मतलब टीचर्स जो है वो फ्री में पढ़ाएंगे उस स्कूल में। इसके अलावा बच्चे फ्री में पढ़ने नहीं आ रहे थे, तो कहा गया कि बुक्स आप फ्री में दे दीजिए। क्या कहा गया, बुक्स आप फ्री में दे दीजिए, बैग आप फ्री में दे दीजिए, ड्रेस आप मुफ्त में दे दीजिए। तो कुछ दिन बच्चे आए, जब तक किताब मिल गई, ड्रेस मिल गई, सब कुछ मिल गया, किताबें, ड्रेस, पेन और वो सब लेकर के बच्चे चले गए। फिर कहा कि काम कीजिए, स्कॉलरशिप दे दीजिए बच्चों को, स्कॉलरशिप दे दी बच्चों को। फिर भी बच्चे स्कॉलरशिप वाले समय आते थे वापस चले जाते थे। फिर कहा गया इन बच्चों को खाना दे दीजिए, और खाने के लिए जरूर खाना, और बच्चों को जो खाना दिया गया मिड डे मील चल रहा था पहले से। अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चों को खाना दिया गया, अगर हम खाने की बात करें तो बच्चे क्या करते थे, सुबह में आते नहीं थे, खाने के समय आते थे और खाना खा करके, और उस समय जैसे खाना खाने आ गए, जैसे मान लो 8 बजे से स्कूल चला, 8 बजे से लेकर 11 बजे खाना आया, तो बच्चे सीधा 11 बजे एंट्री लेते थे, खाना खाते थे, टीचर पकड़ लेते थे, 2 बजे छुट्टी हो जाती थी। अब समस्या आ रही, बच्चे 11 से 12 के 8 से नहीं आ रहे थे। तो कुछ राज्यों ने शुरुआत करी कि इन प्यारे बच्चों को एक काम करो, सुबह में नाश्ता देना भी शुरू कर दो। तो नाश्ता भी दिया गया, जैसे 8 बजे आएंगे इनको पकड़ लो और 8 बजे से 2 बजे तक बच्चों को रखो और इनको शिक्षा दे दो। क्या समझे आप?
जो संविधान में लिखा हुआ है उसको ऑन ग्राउंड लागू करने के लिए जितने कानून बनते हैं वो सब पॉलिटी के अंदर आते हैं, जितने भी एक्ट बनेंगे, जितने भी डिसीजन आएंगे, जितने भी आपका जजमेंट्स आएंगे, जितने भी ऑर्डिनेंसेस लागू होंगे, जितने भी नोटिस निकलेंगे, रेगुलेशंस कुछ भी होगा, वो सब कुछ आपका पॉलिटी के अंदर आएगा। 2 घंटे चलेगी भाई क्लास डेली, ठीक है? डेली क्लास 2 घंटे चलेगी, मैसेज देख लिया है, 2 घंटे। आ जाओ। तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस समझ गए? तो रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट, जजमेंट, केसेस जितने भी होंगे वो सारे के सारे पॉलिटी में, बाकी जो संविधान में लिखा है वो संविधान में। अब हमें क्या करना है? हमें दोनों चीज पढ़नी है। लेकिन इसमें हमारा 60% क्या रहने वाला है? कॉन्स्टिट्यूशन रहने वाला है 60 से 70% और लगभग 30 से 40% हमारी पॉलिटी रहने वाली है। तो जहां-जहां पर जिन भी कानूनों की जरूरत पड़ेगी वो पढ़ेंगे हम, जिन भी जजमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो सारे जजमेंट्स को पढ़ेंगे हम, जिन भी केसेस की जरूरत पड़ेगी वो केसेस पढ़ेंगे, जिन भी नोटिस की, ऑर्डिनेंसेस की सारी जरूरत पड़ेगी वो सारा पढ़ेंगे। स्टोरी बेस्ड पढ़ाओ, रटने वाले समझ नहीं आता। भाई साहब कोशिश तो स्टोरी बेस्ड है, अगर ये भी आपको रटना लगता है तो मुझे लगता नहीं कि आपको फिर समझाने वाला कोई होगा। ठीक है, समझ गए बात को? तो एक तरफ हो गया कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरी तरफ हो गई पॉलिटी। अच्छा, पॉलिटी हमें कब समझ आएगी? मैंने कहा आर्टिकल 21 ए में जो लिखा है उसको लागू करना है, लेकिन 21 ए में क्या लिखा है पहले वो समझना पड़ेगा। तो हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा इन दोनों में से पढ़ना वो क्या होगा? पॉलिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन? तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो पॉलिटी तो सब्जेक्ट का नाम हो गया, राज्य व्यवस्था, राज करने की व्यवस्था हो गई, लेकिन अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सर पहले क्लियर कर दीजिए ऐप पर क्यों नहीं चल रहा है? मेरे भाई कुछ टेक्निकल ग्लिच है, ऐप पर इसलिए नहीं चल रहा है, 15 से 20 मिनट में चल जाएगा, या फिर आपकी जो क्लास जब ओवर होती है हमको भरमा नहीं है जो आगे तक बोल दें, ये सब छोड़ो भाई, 1 बजे के बाद सब हो जाएगा, 1 बजे तक ध्यान से पढ़िए। टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा। तो मोदी जी को प्रधानमंत्री किसने बनाया? जनता ने बनाया। ये सारा सिस्टम ही क्या है? ये गवर्नेंस है, यही तो पॉलिटी है। गवर्नेंस जो चल रहा है, राज्य व्यवस्था जो चल रही है, राज्य को चलाने की व्यवस्था, और इसी को बोलते हैं बुक ऑफ रूल्स। अच्छा देखो, आसान भाषा में मैंने इसको बुक ऑफ रूल्स बोल दिया, और यही वो पीके मूवी देखिए ना, किताबी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, मैं डॉक्यूमेंट फ्लो विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री। एक ऐसा दस्तावेज जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन या प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जाता है, उस दस्तावेज को उस देश के संविधान के रूप में जाना जाता है। या तो इतना लंबा लिख लो या सीधा सीधा लिख लो, बुक ऑफ रूल्स। एक ऐसा दस्तावेज जिस दस्तावेज के द्वारा उस देश की शासन या प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जाता है उसी को संविधान कहते हैं। समझ गए बात को? लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो बात है वो पढ़ते चलो। सर बैच के एंड तक पढ़ाना भाई, आज जिस जोश में है, जिस एनर्जी के साथ आज क्लास चली है, उसी एनर्जी के साथ इस बैच की आखिरी क्लास हो जाएगा। 3 बातें, संविधान को किसने बनाया, कैसे बनाया और संविधान में है क्या-क्या। कौन सी बातें 3? कि संविधान को किसने बनाया, कैसे बनाया और संविधान में है क्या-क्या। फटाफट से क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रस्तुत है। संविधान को किसने बनाया है? जल्दी से बता दो। संविधान को किसने बनाया है? जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दो संविधान को किसने बनाया है? हाँ, सब क्लास होंगी भाई, साइंस की, ईटीसी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, सबकी क्लास होंगी। भाई सबसे ज्यादा आंसर संविधान का निर्माण बी आर अम्बेडकर साहब ने किया है या किसी टीचर ने ऐसा पढ़ाया है? क्या कहते हैं? लेकिन फिर भी जहन में आता है। वो आप नहीं आंसर क्यों दिया वो बताऊंगा अभी मैं, लेकिन उससे पहले जानिए संविधान का निर्माण किसने किया है, संविधान को किसने बनाया है। मेरे भाई संविधान का जो निर्माण किया है वो किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, यानी कि संविधान सभा ने। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी भाई, संविधान सभा क्या थी, अभी देखेंगे। ये देखो भारत का जो संविधान था उस संविधान के अकॉर्डिंग पूरा भारत देश चलना था, और जब पूरा भारत देश इसी संविधान के अकॉर्डिंग चलना था जो अभी ये बन जाएगा, तो फिर किस कौन बनाएगा इसको? तो ये कहा गया कि एक सभा बना लो, एक ग्रुप बना लो, जिसमें पूरे भारत के सभी लोगों को बुला लो, हर एरिया के लोगों को उसमें बुला लो मुख्य चुन करके, और हर एरिया के लोग जो चुन करके आए जिस सभा में वही संविधान सभा कहलाई, और इसी संविधान सभा के द्वारा फिर भारत देश के संविधान को बनाया गया। क्लियर है? अब मैं बताता हूं आपने बी आर अम्बेडकर आंसर क्यों दिया, क्योंकि बी आर अम्बेडकर साहब को कहा जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का जनक। और क्योंकि संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान का जनक कहा जाता है, इसी वजह से आपने कहा कि संविधान का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया है। मेरे प्यारे साथियों मैं बताता हूं, क्योंकि ये संविधान सभा ने बनाया है, लेकिन आंसर आपने बी आर अम्बेडकर से दिया, क्योंकि आज तक जब कभी भी आपने बी आर अम्बेडकर साहब को देखा था, चाहे उनका फोटो दिखाओ उसमें हमेशा उनके पास एक किताब रही थी जिस पर लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। चाहे पोस्टर दिखाओ, चाहे आपने यूट्यूब पर दिखाओ, चाहे आपने किसी टीचर की पीपीटी में दिखाओ, चाहे आपने गूगल पर दिखाओ, चाहे आपने कहीं पर बैनर लगा हुआ दिखाओ, चाहे कहीं आपने स्टैचू दिखाओ, कोई भी प्रतिमा लगी हुई हो, कहीं पर चौराहे पर लगी हो, किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पर भी हो, बी आर अम्बेडकर आप जैसे सर्च करते हो उनका फोटो जब कभी भी आता है तो 99% केसेस में यही होगा, क्योंकि आपने किताब होगी जिस पर लिखा होगा आपका भारत का संविधान। तो हमारी ऐसी छवि बन जाती है, हमारी ऐसी छवि बन जाती है कि बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा ही बनाया गया है। नहीं, बी आर अम्बेडकर साहब का एक बहुत बड़ा योगदान था, बी आर अम्बेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान था बाबा साहब अम्बेडकर का, इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान के जनक कहते हैं। लेकिन पूरे के पूरे संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। यदि आपसे पूछे कि इसको लिखा किसने है, हैंड रिटन, अपने हाथों से, संविधान कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको कंप्यूटर पर टाइप करके नहीं, इसको हैंड रिटन अपने हाथों से लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इसने लिखा है मेरे प्यारे भाई, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वो व्यक्ति है जिसके द्वारा संविधान को अपने हाथों से लिखा गया है। इसी प्रेम बिहारी नारायण नारायण रायजादा ने संविधान के आखिरी पेज पर अपना और अपने दादाजी का नाम भी लिखा है। आपसे पूछा था किसका, और उसके दादाजी का नाम संविधान के आखिरी पेज पर है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वो व्यक्ति है, इनका नाम आखिरी पेज पर है। क्लियर है भाई? तो ये हो गया निर्माण किसने किया है, संविधान सभा ने। दूसरा अपने हाथों से किसने लिखा है, हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। राम मनोहर आनंद लाल उसने हिंदी में इसका डेकोरेट वगैरह किया है, वसंत कृष्ण ने वेद ने हिंदी वर्जन का सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये छोटी छोटी सी बातें थी जो मैंने आपको बताई। क्लियर है? आपको ये पता लग गया कि संविधान को बनाया है संविधान सभा ने, और जिस संविधान सभा ने संविधान को बनाया है उसी के द्वारा फिर आज भारत देश चल रहा है। तो अब हमारे यहाँ पर 3 टॉपिक निकल के आते हैं, वो कौन कौन से? कि हमारे देश का संविधान, जिस संविधान के अकॉर्डिंग हमारा देश चल रहा है उस संविधान को किसने बनाया? तो आपने कहा संविधान सभा ने बनाया। तो जिस संविधान सभा ने, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे देश के संविधान को बनाया, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे, उसने संविधान को बनाया कैसे, और संविधान में है क्या क्या। मात्र 3 टॉपिक पढ़ लीजिए, आपकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। कौन कौन सा? ये हो जाएगा हमारा लगभग 1.5 महीने में 3 टॉपिक है, 1.5 महीना तो कम से कम चलिए। क्या क्या कहा कि जो संविधान सभा है जिसने संविधान बनाया वो संविधान सभा बनी कैसे, इसने संविधान बनाया कैसे, संविधान सभा बनी कैसे, इसने संविधान बनाया कैसे, और संविधान में है क्या क्या। तो हमारा फिलहाल का टॉपिक है संविधान सभा बनी कैसे और इसने संविधान बनाया कैसे। आइए टॉपिक डालते हैं, हेडिंग डालते हैं संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा। शुरू से शुरू करते हैं भाई, बिल्कुल जीरो से। देखिए, जिस समय पर ये हमारा प्यारा भारत था, इसमें शासन कौन कर रहे थे भाई? ब्रिटिशर्स। इसमें शासन कौन कर रहे थे? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में शासन भी किया जा रहा था और भारत के लोगों का शोषण भी किया जा रहा था। उसी समय पर फ्रीडम स्ट्रगल आंदोलन चले थे, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चले थे, भारत को आजादी मिली थी। तो जिस समय पर ब्रिटिशर्स भारत में शासन कर रहे थे उसी समय की मैं बात करता हूँ, साल था 1934, साल था 1934। एक व्यक्ति थे, साल था 1934, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एम एन रॉय। ये नाम याद रखना मेरे भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। साल था 1934, एक व्यक्ति थे एम एन रॉय। इन्होंने पहली बार आइडिया दिया, आइडिया मींस विचार दिया। इन्होंने पहली बार आइडिया दिया, विचार दिया। किस चीज का विचार दिया? संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान सभा का, कि भारत का संविधान बनाना चाहिए और उसके लिए संविधान सभा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। क्या कहा? तो ये एम एन रॉय थे। एम एन रॉय 1934 में एम एन रॉय नाम के व्यक्ति थे जिनके द्वारा आइडिया दिया गया, विचार दिया गया कि हमारा संविधान बनाने के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। और ये आइडिया थोड़ा सा पॉपुलर हुआ, जब पॉपुलर हुआ तो भारत की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज जो कांग्रेस है इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगले ही साल की बात है 1935 में, जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी आईएनसी, जिसका गठन 1885 में बॉम्बे में किया गया था, इसी आईएनसी ने डिमांड कर ली, ऑफिशियली डिमांडेड, ऑफिशियली, औपचारिक रूप से, ऑफिशियली डिमांडेड। ऑफिशियली का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे भाई? औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से। तो ऑफिशियली डिमांड कर लिया, औपचारिक रूप से। किस चीज की डिमांड करी भाई? कि हमारे लिए संविधान सभा बना दो, हमारे भारत देश का संविधान बनाएंगे हम और उसके लिए संविधान सभा बना दो। तो 2 बातें क्लियर हो गई। सबसे पहले बात आइडिया किसने दिया था? एम एन रॉय ने। दूसरी बात क्लियर हो गई, डिमांड की थी आईएनसी ने कब? 1935 में, वो भी ऑफिशियली।
अब मुझे पता है कुछ मेरे छोटे भाई बहन ऐसे भी होंगे जो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर आपने 1934 में आइडिया बताया, डिमांड बताई 1935 में, लेकिन सर ऐसा नहीं था, ये डिमांड पहले ही बीजी तिलक के द्वारा 1895 स्वराज बिल में उठाई जा चुकी थी। उनकी थोड़ा-सा क्लैरिफिकेशन के लिए बता देता हूँ, आज के बाद नहीं बताऊँगा क्योंकि जो मुझे पढ़ाना है मैं वही पढ़ाऊँगा और ये एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट होगा। ये जो ₹499 में सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, ये सारा का सारा मेरे भाई एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट होगा। इसमें कुछ भी कहीं पर भी जाकर के आप चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन अब होता है ना शुरुआत में ही कुछ थोड़ा-सा ज्ञान होता है, वो उबल-उबल करके बाहर आता है। कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, तो थोड़ा-सा जो ज्ञान होता है ना, वो उभर-उभर के बाहर आता है, इसलिए बता देता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था भाई, स्वराज बिल क्या था वो भी बता देता हूँ। 1892 की बात थी, 92-93 की, भारत में प्लेग फैला था। क्या फैला था, ये टॉपिक से अलग की बात है, भारत में प्लेग फैला था और जिस समय पर प्लेग फैला था 1892-93 में इतना खतरनाक माहौल था कि हॉस्पिटल्स फुल हो चुके थे। उस समय बहुत ज्यादा व्यवस्था तो थी नहीं, हॉस्पिटल जो भी छोटे-मोटे हुआ करते थे, वो सारे के सारे हॉस्पिटल्स फुल हो गए थे, बेड नहीं था हॉस्पिटल्स में। तो सरकार के द्वारा डॉक्टर्स के ग्रुप बनाए गए थे, वो डॉक्टर्स के ग्रुप घर-घर जाकर के इलाज कर रहे थे। 2885 में आईएनसी भी बनी थी, तो वो भी अभी नई-नई पार्टी बनी थी, तो उसकी नज़र में भी सरकार को अच्छा बनना था। तो जो डॉक्टर्स थे वो भारत में घर-घर जाकर इलाज कर रहे थे और डॉक्टर्स ब्रिटिश डॉक्टर हुआ करते थे। तो जिस समय ब्रिटिश डॉक्टर्स घर-घर जाकर इलाज कर रहे थे, उस समय पर वो भारत के घरों में जाकर के जो माँ और बहन थी उनके साथ में रेप करते थे। जो ब्रिटिश डॉक्टर्स थे जब इलाज करने के बहाने जाते थे, तो वहाँ पर महिलाओं के साथ रेप करते थे और जब महिलाओं के साथ रेप करते थे, इस प्रकार से भारत की महिलाओं का शोषण किया जा रहा था, तो इसके खिलाफ आवाज उठाई थी बीजी तिलक ने और बीजी तिलक के न्यूज़पेपर हुआ करते थे मराठा और केसरी। उन्होंने न्यूज़पेपर्स में ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपना लेख लिखा था। उस समय ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपना कोई लेख नहीं लिख सकता था न्यूज़पेपर में, लेकिन बीजी तिलक ने लिखा था। क्योंकि बीजी तिलक उस समय आईएनसी के मेंबर थे और आईएनसी भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, तो उस समय सरकार बीजी तिलक का तो कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने लेख लिखा, जैसे-जैसे बातें करी और उसके बाद में फिर बीजी तिलक ने डिमांड करी। बीजी तिलक एक बिल लेकर के आए जिसको कहा गया 1895 का स्वराज बिल और उस स्वराज बिल में कुछ राइट्स की बात की गई कि हमारे पास ये राइट्स होने चाहिए, इसके लिए कमेटी वगैरह बनाई जानी चाहिए। तो मेरे भाई राइट्स की बात कही गई, तो राइट्स संविधान में भी है। तो आप जो संविधान सभा बनाते हो यहाँ से जो रिलेट करते हो, ऐसा नहीं है जो कुछ भी मैं दूंगा आपको एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट देने वाला हूं, तो टेंशन मत लेना। ऐसा नहीं है कुछ बच्चे कहेंगे सबको पता ही नहीं होगा, इस वजह से सब क्लैरिफाई करने को मैं बहुत कुछ कर सकता हूं भाई। यहाँ एक टॉपिक को भी मैं 3-4 दिन पढ़ा सकता हूं। बहुत मेहनत की है भाई इन सब चीजों में, लेकिन टेंशन ना लो, जितना चीज दूंगा ना उससे आपका भला हो जाएगा, जितना आपके लिए सफिशिएंट है उतना देने वाला हूं। तो इन सब के चक्कर में मत पड़ना कि ये क्या है वो क्या है, वहां से हुई थी शुरुआत यहाँ से हुई थी। अगर मिलाना ही है ना तो फिर एनसीईआरटी से मिलाना, मतलब मैं गलत थी। तो ये सारी चीजें, तो वो स्वराज बिल था जो बीजी तलक लेकर आए थे। और एक और बात बता देता हूं, चलो आपको देखो, बीजी तलक ने यहाँ पर न्यूज़पेपर में लिखा था, न्यूज़ आईएनसी के मेंबर थे, बीजी तलक के खिलाफ केस हुआ था, लेकिन बीजी तलक अरेस्ट नहीं हुए थे। ये सब कुछ सिलसिला चलता रहा 1907 तक। 1907 में हम पढ़ेंगे आगे चल के जो आईएनसी थी, भारत की सबसे बड़ी पार्टी, वो दो पार्ट में डिवाइड हुई थी। एक थे एक्सट्रीमिस्ट और एक थे मॉडरेटर्स। एक्सट्रीमिस्ट को आईएनसी से बाहर निकाल दिया था गरम दल के लोगों को, जिसमें लाल लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता थे। और जैसे इनको आईएनसी से बाहर निकाला गया तो बीजी तलक आईएनसी से बाहर आ गए। आईएनसी से जैसे बाहर पुलिस अरेस्ट बाहर करी थी, पुलिस ने बोला कि 1892-93 में तुमने हमारे खिलाफ न्यूज़पेपर में लिखा था, इसी वजह से तुम्हें अरेस्ट किया जाता है और बीजी तलक को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया था। काला पानी की सजा हुई थी, जहाँ पर उन्होंने किताब लिखी थी की तरह से। तो पढ़ने को तो बहुत कुछ है मेरे भाई, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम कितना एडप्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें बीच-बीच में पढ़ाता रहूंगा, ना तो तुम इधर के रहोगे ना तुम इधर के रहोगे। इस वजह से जो सीक्वेंस मैं फॉलो करवा रहा हूं उसको हिस्ट्री में करवाऊंगा। जो सीक्वेंस मैं फॉलो करवा रहा हूं उस सीक्वेंस को फॉलो कर लीजिए। छोड़ूंगा मैं कुछ नहीं। जिस समय पर स्ट्रेटेजी के उसमें भी भाई जल्दी शुरू हो जाएगा, जीएस का इससे पहले वाला जो बैच है उसमें भी जल्दी शुरू हो जाएगा, उसमें भी जल्दी शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं दो बातें बताई आपको अभी तक, सिर्फ मात्र दो बातें, वो कौन-कौन सी हैं कि जिस संविधान सभा ने संविधान को बनाया, उस संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? एमएन रॉय ने दिया था। बहुत बार पूछा जाता है, स्टेटमेंट में पूछ लेता है। कब दिया था? 1934 और 1935 में आईएनसी ने डिमांड कर दी। यार एक चीज बताओ, हम वैसे पढ़ेंगे जैसा प्रैक्टिकल होता है, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना साल में जाकर पढ़ना। 1935 में ब्रिटिश भारत में शासन कर रहे हैं और भारत की सबसे बड़ी पार्टी आईएनसी ये कह रही है भैया भैया हमें अपने लिए संविधान बनाना है। क्या कह रही है? भैया भैया हमें अपने लिए संविधान बनाना है और उस संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा चाहिए। तुम्हें क्या लगता है ब्रिटिशर्स इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे? ना 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 ना, मतलब ही नहीं है। तो ब्रिटिशर्स ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। और जब ब्रिटिशर्स ने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया तो उस समय तो कोई और ऑप्शन नहीं था, सब मिलेगी क्लास की पीएनजी मिलेगी। जब ब्रिटिशर्स ने इस ऑफर को ठुकरा दिया तो फिर हम क्या करते हैं? हम चुप रहे। इसके बाद में 19 ये सब हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसके बाद में सीधा-सीधा आते हैं हम 1939 में दुनिया बनाते हैं। अगर हम यहाँ पर मेरे भाई दुनिया बनाने की कोशिश करें तो इस दुनिया ने तो सबको लूटा है, तुमको भी और हमको भी। अगर इस दुनिया की बात करें तो यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पर ब्रिटेन है और ब्रिटेन शासन कर रहा है भारत के ऊपर। अब 1939 में क्या होता है? 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो जाता है और जिस समय वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हुआ तो ब्रिटेन भी इस वर्ल्ड वॉर सेकंड की पार्टी था और जब ब्रिटेन भी वर्ल्ड वॉर सेकंड की पार्टी था तो ब्रिटेन भी लड़ाई लड़ रहा था। और लड़ाई लड़ने के लिए क्या चाहिए भाई? सबसे पहली बात तो लोग चाहिए, क्योंकि सिर्फ हथियारों से भी काम नहीं चलेगा, लोग चाहिए और सिर्फ लोगों से, सिर्फ सेना से काम नहीं चलने वाला है, सिर्फ सोल्जर्स से नहीं, उसके पास हथियार भी होने चाहिए। और तीसरी चीज होता था खाना। तो तीन चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट हुआ करती थी। सबसे पहली बात सोल्जर्स, सेकंडरी चीज आर्म्स एंड एमुनिशंस और तीसरी चीज हुआ करती थी आपका खाना, पैक्ड फूड वगैरह। अब 1939 है तो ब्रिटिशर्स के पास जो सोल्जर्स हैं वो तो है ही है, लेकिन भारत इतना बड़ा देश था, आज इस समय पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 है भारत, ऑफिशियली भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भारत के उस समय भी पॉपुलेशन काफी थी और जब उस समय भी पॉपुलेशन काफी थी तो ब्रिटेन चाहता था भारत ब्रिटिशर्स का साथ दे। और ब्रिटेन ने बिना भारत से पूछे कि भारत साथ देगा या नहीं देगा ये डिक्लेयर कर दिया इंटरनेशनल मंच पर, जो है इंटरनेशनल मंच पर कि भारत हमारे साथ है। और भारत साथ है का क्या मतलब समझते हो? ये मान लो रामू है, ये मान लो रामू है, रामू के बगल में खड़ा है यहाँ पर प्रीतम प्यारी। कौन खड़ा है? प्रीतम प्यारी। और रामू के बगल में प्रीतम प्यारी खड़ा है, रामू की किसी से लड़ाई हो, रामू का प्रीतम प्यारी से लड़ रही है, मेरे साथ है वो। तो जो रामू को कूटेगा वो प्रीतम प्यारी को भी कूटेगा। इसका मतलब क्या है? ब्रिटिशर्स की जिससे लड़ाई होगी तो जो ब्रिटिशर्स को पीटेगा वो ब्रिटेन ही होगा कि भारत मेरे साथ है, इसका मतलब उसे क्या साथ है नहीं, जो ब्रिटेन को प्रोटेक्ट करेगा वो भारत के ऊपर करेगा। इसी वजह से इंडिया ने ये दिखाने के लिए कि हम ब्रिटिशर्स के साथ नहीं है, हमने डिक्लेयर कर दिया जो आईएनसी थी जितनी राज्य सरकारों में सरकार बना रखी थी उन सब जगह से रिजाइन कर दिया 1939 में और ये डिक्लेयर कर दिया हम ब्रिटिशर्स के साथ नहीं है। और जब हम ब्रिटिशर्स के साथ नहीं है, एक मेरा प्यारा बच्चा है भाई भोला, ये मुझे लगता है कम से कम 15 से 20 मिनट से जो है कमेंट कर रहा है, सर स्टोरी बेसिस में पढ़ाओ, हिस्ट्री से रिलेट करके पढ़ाओ, पॉलिटी ऐसे समझ नहीं आती है। मेरे प्यारे बच्चे तेरे से हाथ पढ़ा रहा हूं तो भाई मत कर, दूसरे बच्चों। गोलू, तुम्हारा नाम क्या है? गोलू। और तुम्हारे नाम दोस्त का नाम है घनश्याम। क्या नाम है? घनश्याम। अब जैसे मान लो तुम्हें मूवी देखने जाना है, ज्यादा नहीं, तुम्हें मूवी देखने जाना है, लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं जा रहा, तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा और तुम अपने दोस्त को ले जाना चाहते हो, तो फिर क्या करोगे? लालच दोगे, भाई चल 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 तेरी टिकट भी मैं करा दूंगा और पॉपकॉर्न भी खिलाऊंगा अंदर बैठ करके, तो उसको लालच दोगे और लालच में हो सकता है वो चला जाए। वैसे ही ब्रिटिशर्स का जब इंडियंस साथ नहीं दे रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने कहा इनको लालच दो और इंडियंस को लालच दिया ब्रिटिशर्स ने। और जो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को लालच दिया वो क्या दिया? ब्रिटिशर्स ने कहा कि संविधान सभा की डिमांड कर रहे थे, इनकी डिमांड पूरी करके हम रिस्पांसिबल गवर्नमेंट देंगे। तो इसी चीज के लिए ब्रिटिशर्स 1940 में लेकर के अगस्त ऑफर, क्या लेकर के अगस्त ऑफर। ये सब कुछ हिस्ट्री की बातें हैं, बस आप रिलेट कर सको और बैच की शुरुआत हो सके, मतलब टॉपिक की शुरुआत हो सके, इसलिए इनको बड़े धीरे से प्यार से समझा रहा हूं। सब कुछ हिस्ट्री में दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है? अगस्त ऑफर हो गया। इसके बाद में अगस्त ऑफर को भी हमने ठुकरा दिया तो ब्रिटिशर्स फिर दोबारा से एक और ऑफर लेकर के 1942 में और इसको कहते हैं आपका जो है क्रिप्स मिशन। क्या कहते हैं? क्रिप्स मिशन। अब समस्या इस बात की थी, बार-बार ये ऑफर लेकर के आने क्रिप्स मिशन, पता है इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा क्रिप्स मिशन में जो मेन पॉइंट था क्रिप्स मिशन का, इन्होंने कहा कि हम भारत के लिए संविधान सभा बना देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे। इन्होंने क्या कहा कि हम भारत के लिए संविधान सभा बना देंगे, हम भारत के लिए संविधान सभा बना देंगे, लेकिन कब बनाएंगे? आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। और आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड ये कैसी बातें कर रहे हो सर आप? तीन जन भाई 1942 में पता है क्या तुम्हें वर्ल्ड वॉर कब खत्म होगा? है 1942 में पता है क्या तुम्हें वर्ल्ड वॉर कब खत्म होगा? आप जरा इमेजिन करो, जब कोरोना आया था इस दुनिया में तो हमें क्या लगता था यार ये चाइना वाइना तक रह जाएगा, भारत में आने वाला नहीं है। लेकिन 1920 में 2020 में दस्तक दे दी भारत में, हमें लगता था एयरपोर्ट पे रह जाएगा, वहीं छूट जाएगा, थोड़ी ना गाँव में से आएगा। लेकिन जब फैलने लगा तो फिर क्या किया गया? 23 मार्च याद आ रही है? 22 मार्च क्या लगाया गया था 22 मार्च को? लॉकडाउन। नहीं लॉकडाउन नहीं था, काम करते हैं इसके कान में इतनी तेज आवाज करेंगे कि मर जाएगा, इसके कान का पर्दा फट जाएगा। और हमके सामने शाम को 5 बजे थाली बजाई थी, याद है? गांव के हर कोने में थाली बजाई थी, जहां पर कोई लोग नहीं जाते थे ना, छोटे बच्चों को देखा था खेत पर जाकर ट्यूबवेल पर जाकर थाली बजाई थी, वहां पर भी कोरोना होगा उसको भी मार दो।
तो मर जाएगा। लेकिन मरा क्या? नहीं, हमने 2 दिन इंतजार किया, नहीं मरा, तब हमने लॉकडाउन लगाया। तो भाई लॉकडाउन, फिर हटा, फिर आगे लॉकडाउन, फिर नहीं। आज क्या तुम बता सकते हो दुनिया में से पूरी तरीके से कोरोना के सारे वेरिएंट खत्म हो जाएंगे? नहीं पता। मैंने कहा ना, जब कभी भी आप जीएस का कोई भी खास करके हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसी साल में रह करके पढ़ो जहां पर आपको 1942 में क्या आपको पता था वर्ल्ड वॉर सेकंड कब खत्म होगी? नहीं पता था। और वर्ल्ड वॉर सेकंड कब खत्म होगी जब यही नहीं पता, और ये कहने वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात हमारे लिए संविधान सभा बना देंगे, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड कब खत्म होगी हमें तो यही नहीं पता। किया। और दूसरी बात ये है, अगर खत्म हो भी गई, इस बात की कोई गारंटी ब्रिटिशर्स ही जीतेंगे? पता लगा हमने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, हमने ब्रिटिशर्स का साथ दिया और ब्रिटिशर्स ही हार गए। तो जिसका साथ दिया ब्रिटिशर्स, जिसने ब्रिटिशर्स को कूटा वो हमें भी कूटेगा, और फिर दोबारा से दूसरे देश के शासन करने लगेंगे, दूसरे देश हमारे ऊपर शासन करने लगेगा। और जापान के सुमो पहलवान ब्रिटेन को पकड़ के मारे थे। इसका मतलब क्या? ब्रिटेन की भारत में प्रेजेंस, ब्रिटेन के दुश्मनों के लिए बुलावा के आओ और भारत के ऊपर भी अटैक करो। इस वजह से गांधी जी ने कहा यह है पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रैशिंग बैंक। आपसे पूछ लेता है कि क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रैशिंग बैंक। कि इसमें डेट बाद की पड़ी हुई है, कहा वर्ल्ड वॉर सेकंड, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड कब खत्म होगा हमें नहीं पता, तो इसमें डेट बाद की पड़ी हुई है, और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद तुम ही जीतोगे, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है, इस वजह से ये क्रैशिंग बैंक तुम ही हार गए। तो पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रैशिंग बैंक इसको गांधी जी ने कहा था। और गांधी जी ने यहाँ पर अनाउंस किया कि हम चलाएंगे आपका भारत छोड़ो आंदोलन, और यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। क्या चलाएगा मेरे प्यारे साथियों? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया। तो 1942 की कहानी को समझा? क्या क्या समझे? 1934 में हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये भाई, सभी रिलेट करके आएगा। रटाना मकसद ही नहीं है, मुझे रटाना ही नहीं है, आपको चीजें समझानी है, इसलिए यहाँ से शुरू किया। 1934 में एमएनओ ने आइडिया दिया था संविधान सभा का। 1935 में ऑफिशियली डिमांड की गई थी संविधान सभा की। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो गई तो ब्रिटिशर्स ने 1940 में अगस्त ऑफर दिया, हमने उसको ठुकरा दिया। तो क्रिप्स मिशन लाए, हमने उसको भी ठुकरा दिया, और इसके खिलाफ हमने यहाँ पर अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया। तो इसको ब्रिटिशर्स के द्वारा रोका गया, और इसके बाद फाइनली 2 साल तक ब्रिटिशर्स चुप रहे, और इसके बाद ब्रिटिशर्स लेकर आए 1945 में। जिस समय वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया तो 1945 में ब्रिटिशर्स एक प्लान लेकर आए, वेबल प्लान, क्योंकि उस समय पर भारत का वायसरॉय हुआ करता था वेबल, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेबल योजना। वेबल, इसको वेबल योजना कहते हैं। तो वेबल योजना उस समय पर आई थी। अभी वेबल योजना क्या थी भाई? देखो, अब वर्ल्ड वॉर सेकंड तो खत्म हो गई, लेकिन भारत में कौन हुआ करता था ब्रिटिशर्स का हेड? वायसरॉय। अभी वायसरॉय उस समय पर कौन था? वायसरॉय था लॉर्ड वेबल। तो ब्रिटिशर्स ने कहा वायसरॉय से कि तुम भारत के लोगों के पास एक प्लान लेकर के जाओ जिसका नाम होगा वेबल प्लान। इसका नाम होगा वेबल प्लान। मेरे प्यारे भाई, मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, जीएस कंप्लीट जीएस पढ़ाता हूं मैं, कंप्लीट जीएस का बैच आ रखा है, अगर आपको लेना है तो मात्र तुम एक तो इतना ज्यादा कमेंट कर देते हो, शुरुआत में अगर पूरी क्लास लिया करो तो पता हो। मैं जीएस पढ़ाता हूं, जीएस स्पेशल का मेरा एक बैच आया है जो 3 सितंबर को आया था। मैं जाकर के अनाउंस कर दूं कि हम सेंट्रल लेवल पर एक कमेटी बनाएंगे जिसमें सारे इंडियंस को बुलाएंगे, और जितने मुस्लिम होंगे उतने इंडियंस होंगे। इस बात पे भी एग्री नहीं होती है मुस्लिम लीग। तो वेबल ने क्या किया? अच्छा, वेबल कहां के रहने वाले हैं? ब्रिटेन को। ब्रिटेन यूरोप में पड़ता है, यूरोप ठंडा इलाका है, तो इनको भारत में ठंडी जगह पसंद थी, और जब क्योंकि इनको भारत में ठंडी जगह पसंद थी तो ये कहां पर पड़े रहते थे? ये भारत में पड़े रहते थे शिमला में। कहां पर पड़े रहते थे भाई? शिमला में। तो इस वेबल प्लान को डिस्कस करने के लिए, इस वेबल प्लान को डिस्कस करने के लिए होती है शिमला कॉन्फ्रेंस। कौन सी कॉन्फ्रेंस होती है भाई? शिमला कॉन्फ्रेंस। लेकिन शिमला कॉन्फ्रेंस में भी क्या निकला? नतीजा ये रहा, इसका कोई डिस्कस नहीं निकला, क्योंकि मुस्लिम लीग ये कहने लगी जितने भी मुसलमान जाएंगे इस कमेटी में वो सारे के सारे मुस्लिम लीग से होंगे, तो आईएनसी मुस्लिम लीग की बनी नहीं। 1945 का साल भी निकल गया। अब साल आता है 1946 का, यहां से शुरुआत हो रही है, ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनना, साल कौन सा आ गया? 1946 का। ब्रिटिशर्स ने फिर से भारत में एक प्लान भेजा, और इस बार ब्रिटिशर्स ने जो प्लान भेजा उसका नाम है कैबिनेट मिशन प्लान। अब ब्रिटिशर्स को ये दिख गया था कि अब भारत को ज्यादा दिन तक ब्रिटिशर्स होल्ड नहीं कर सकते, भारत को आजाद करना ही पड़ेगा एक आधे साल में। 1946 में ब्रिटिशर्स को पता चल चुका था कि अब भारत को ज्यादा दिन तक हम होल्ड करके नहीं रख सकते, अब हमें भारत को आजाद करना ही पड़ेगा। तो करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे करते हैं आजाद। उसी कड़ी में लेकर आए कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन योजना। क्या कहा गया इसी को मेरे प्यारे साथियों? इसी को कहा गया कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना इसको कहा गया। और जो ये कैबिनेट मिशन योजना थी, इसमें क्या क्या था? इसमें भाई 3 लोग ब्रिटेन से भारत आए थे। इस कैबिनेट मिशन योजना में 3 लोग ब्रिटेन से भारत आए थे। 24 मार्च को 1946 को भारत आ गए थे। कौन कौन से 3 लोग थे? तीनों के नाम याद रखने आपको। एक था पैथिक लॉरेंस। कौन था? पैथिक लॉरेंस। दूसरा था स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स, और तीसरा था एवी अलेक्जेंडर। आपसे क्वेश्चन कैसे देता है? आपसे कहता है कि निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन प्लान का सदस्य नहीं था? अब यहाँ पर क्या करेगा? या तो लॉर्ड वेबल दे देगा, या फिर लॉर्ड आपका माउंटबेटन दे देगा, या लॉर्ड क्लीमेंट एटली दे देगा, ऐसे करके कोई भी नाम दे देगा आपको, और बोलेगा निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन प्लान का सदस्य नहीं था। भाई ब्रिटिशर्स ने भारत में एक मिशन भेजा 1900। जब ब्रिटिशर्स को पता लगा कि भारत को अब लंबे समय तक सस्टेन नहीं किया जा सकता, बहुत बहुत ज्यादा लंबे समय तक हम गुलाम बना के नहीं रख सकते हैं, तो ब्रिटेन ने भारत में मिशन भेजा, कैबिनेट मिशन प्लान, जिसमें 3 लोग थे, और तीनों में से जो पैथिक लॉरेंस था वो हेड था। और इस मिशन प्लान में क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि इंडिया के लिए संविधान सभा बनाई जाएगी। क्या कहा गया इस वाले मिशन प्लान में? इसमें ये कहा गया कि ये जो भारत है, इस भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, और वो भी भारत के ही लोगों में से। क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, वो भी भारत के ही लोगों में से संविधान सभा बनाई जाएगी, भारत के ही लोगों में से संविधान सभा बनाई जाएगी। समझ गए? हाउ मेनी डेज विल बी क्लास इन अ वीक? 6 डेज भाई, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे 6 दिन क्लास चलेगी आपकी, मंडे टू सैटरडे 6 दिन क्लास चलेगी। और कोई डाउट आपके? एक बच्चा कह रहा है हिंदी में पढ़ा दो। इंस्टाग्राम चैनल है, उसमें मैसेज कर देना कि आप देहरादून में हैं, बन के मिलके बनाते हैं भारत की संविधान सभा, भारत की संविधान सभा, भारत का संविधान बनाएगी। अच्छा वाले जल्दी जल्दी लेट हो रहा है, चलो चलो। अब भाई संविधान सभा बनाने गए। अब संविधान सभा का मतलब आप समझते हो कि एक सभा मतलब भारत के लोगों की सभा। संविधान सभा का मतलब लोगों का ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल। अब उसमें कितने लोग होंगे सारी चीजें डिसाइड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान भारत की संविधान सभा में 389 मेंबर्स होंगे। अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान भारत की संविधान सभा में 389 मेंबर्स होंगे। और ये जो 389 मेंबर्स होंगे, एक चीज बता दूं, कब कब आया था? 24 मार्च 1940 को। तो ये प्लान अराइव भारत में आ चुका था, अराइव ये कहां पर आ चुका था? दिल्ली में। इसके अलावा 16 मई को इसने अपना प्लान पब्लिश कर दिया था। 16 मई 1940 को इसने अपनी योजना प्रकाशित कर दी थी, प्लान को पब्लिश कर दिया था। और प्लान पब्लिश करने का क्या मतलब है? योजना प्रकाशित करना, योजना को प्रकाशित करना। प्लान को पब्लिश करने का मतलब क्या है? योजना को प्रकाशित करना। ये है कहानी, समझ गया बात को? प्लान पब्लिश कर दिया, योजना को प्रकाशित कर दिया, क्लियर है? चलो, ये वाली बात भी हमने याद कर ली। वैसे तो छोटी सी बात थी, लेकिन अब कर लिया तो कर ली। अब देखो, इस प्लान के अकॉर्डिंग, कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग भारत की संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। इन 389 सदस्यों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, दैट इज 296 एंड 93। अब ये कैसे? 296 एंड 93 कैसे? 296 लोग जो होंगे वो होंगे ब्रिटिश इंडिया से। कहां से होंगे? ब्रिटिश इंडिया, उसको बोलते थे ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत। और जो 93 लोग होंगे वो होंगे प्रिंसली स्टेट्स से, प्रिंसली स्टेट्स यानी कि देशी रियासतें, देशी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स। अब ये क्या है सर? देखो भाई, पहले तो आप एक चीज ही समझो, इस संविधान सभा में 389 मेंबर ही क्यों है? 400 कर लेते बढ़िया सा नहीं रहता? कैलकुलेशन थोड़ी ठीक सी रहती। 389 ही क्यों किए गए? इस संविधान सभा में 389 सदस्य ही क्यों थे मेरे भाई? वो सदस्य इसलिए थे क्योंकि इन सीटों को पॉपुलेशन के आधार पर डिवाइड किया गया था। पॉपुलेशन के आधार पर कैसे डिवाइड किया गया था? कि हर 10 लाख लोगों के द्वारा एक सीट को चुना जाना था। हर 10 लाख लोगों के ऊपर कितनी सीट थी? 1 सीट थी, मतलब 1 मिलियन पॉपुलेशन 1 सीट। समझ गए बात को? ठीक है, हर 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट थी। दूसरी चीज, इसका 389 तो समझ आ गया, 10 लाख लोगों के ऊपर लगभग 40 करोड़ की जनता होगी, तो 389 हो गई। अब फिर इनको 296 और 93 क्यों किया गया? 296 और 93 इसलिए किया गया, देखो 296 के नीचे क्या लिखा? ब्रिटिश इंडिया। ऐसा भारत जिस भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स ने शासन किया। तुम्हें क्या लगता है भारत के हर कोने कोने के ऊपर ब्रिटिशर्स ने शासन किया है? नहीं मेरे भाई, भारत के हर कोने के ऊपर ब्रिटिशर्स ने शासन नहीं किया है।
ऐसा भारत का वो हिस्सा जहां पर ब्रिटिशर्स ने शासन किया उसको कहा गया ब्रिटिश इंडिया, और ये हो गया ब्रिटिश इंडिया। और भारत का वो हिस्सा जहां पर ब्रिटिशर्स ने शासन नहीं किया तो फिर किसने किया होगा? राजा, रजवाड़े, नवाब, निजाम, सुल्तान, राजकुमार, महारानी, राजकुमारी। इन्हीं को देसी रियासतें या फिर आपका प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। अलग करने का कारण ये था भाई, अलग इसलिए किया गया था क्योंकि ये जो ब्रिटिश इंडिया है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा इलेक्शन कराए गए हैं और इन लोगों को पता है इलेक्शन कैसे होते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया वाले रीजन में से जो संविधान सभा के लोग चुने जाएंगे वो कैसे चुने जाएंगे? इलेक्शन के माध्यम से। इसका मतलब इन सीटों पर इलेक्शन होने वाला है, 296 सीटों पर इलेक्शन होने वाला है। लेकिन जहां राजा होते हैं, राजा का बेटा ही राजा बनता है, राजा के यहाँ पर इलेक्शन नहीं होता अगले राजा के लिए। पता लगा तुम ईवीएम लेके पहुंच गए, धाड़ से मारा। क्या बेटे क्या करा? ईवीएम क्या होती है? तुमने कहा वोट डालने की मशीन, एक और मारा धाड़ से। अब ये वोट क्या होता है? तुमने कहा नेता चुना जाता है, नेता क्या होता है? धाड़। कैसे करोगे? इसका मतलब क्या है? ब्रिटिश इंडिया में तो लोग वोट डाल सकते हैं, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहां पर तो वोट नहीं होता, राजा का बेटा राजा बना है। तो वहां पर राजा को अपने दरबार में से जो भी ठीक लगेगा उस व्यक्ति को वो संविधान सभा में भेज देगा। इसका मतलब 93 सीटों पर क्या होने वाला है? नॉमिनेशन होने वाला है। नॉमिनेशन, नॉमिनेशन को बोला जाता था मनोनीत करना या नामांकित करना, नामांकित करना या फिर मनोनीत करना। और इस पर क्या होने वाला है? इस पर होने वाला है चुनाव। अब बताओ, यूपीपीसीएस 2018, यूपीपीसीएस 2018 क्वेश्चन एक ऐसे आया था, क्वेश्चन एक ऐसे आया था, संविधान सभा इलेक्टेड थी या नॉमिनेटेड थी? तो भैया संविधान सभा का कुछ हिस्सा नॉमिनेटेड था, संविधान सभा का कुछ हिस्सा नॉमिनेटेड था, कुछ हिस्सा इलेक्टेड था। इट मींस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड। निर्वाचित हुई थी, मतलब चुनाव भी हुए थे, इलेक्शन भी हुए थे, नॉमिनेशन भी हुआ था। ठीक है, आगे बात समझ में? भैया मैं पढ़ाऊंगा लेकिन सीरियस लेवल से थोड़ा ऊपर का रखिएगा ताकि मुझे सीरियस पेपर में देने जाऊं तो बहुत पहले से ही जुड़ा हूं। पहली क्लास में सर आपको दिख जाएगा। अब देखो 296 सीटें जो थी, इन 296 सीटों को फर्दर डिवाइड किया गया था। फर्दर कैसे? 292 और 4। अब सर ये क्या है फिर? आप भी कुछ भी बताते जा रहे हो, बस हमें पजल करते जा रहे हो। ऐसा नहीं है भाई, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते चलो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो 290 294 जो 292 होंगी, 292 और 4। 292 कहां से थी? प्रोविंसेस से। प्रोविंसेस, प्रोविंस का मतलब होता था प्रांत। और 4 कहां से थी? चीफ कमिश्नरीज। चीफ कमिश्नरीज मुख्य आयुक्त प्रांत से बोला जाता था, मुख्य आयुक्त प्रांत से बोला जाता था। अब समझ रहा है? ये तो समझ नहीं आया हमें, ये तो ऊपर से निकल गया। यहाँ तक तो समझ आया कि ब्रिटिशर्स ने जिस भारत पर शासन किया था, भारत के उस हिस्से पर जिस हिस्से पर शासन किया था उसको ब्रिटिश इंडिया बोलते थे। वहां से 296 सीटें थी और जहाँ राजा थे वहां से आपकी 93 सीटें थी। लेकिन ये कैसे डिवाइड किया भाई? आज आप लोग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी देखते हो या नहीं देखते हो? यूनियन टेरिटरी उस समय स्टेट्स को स्टेट्स नहीं बोलते थे, प्रोविंस बोलते थे, प्रांत। लेकिन जब हम आजाद हो गए तो पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान प्रोविंस हम भी प्रोविंस कह रहे हैं, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, तो हमने प्रोविंस का नाम बदल दिया और उसका स्टेट्स कर दिया। जैसे सेंट्रल प्रोविंस का नाम बदल, सेंट्रल ने मध्य प्रदेश कर दिया प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश कर दिया। तो वैसे ही इसका मतलब क्या है? जो प्रोविंस हैं वही आज के क्या है? आपके स्टेट्स हैं। और जो चीफ कमिश्नरीज थे, जो चीफ कमिश्नरीज थे वही आज क्या? यूनियन टेरिटरी। तो ये वाले क्या? यूनियन टेरिटरी। उस समय 4 हुआ करते थे, कौन कौन से थे? लिख लो जरा। एक तो था दिल्ली, दूसरा था अजमेर, अजमेर मेवाड़ वाला रीजन, तीसरा था कुर्ग और चौथा था बलूचिस्तान। चारों से एक-एक सीट, क्योंकि आप सभी को पता है यूनियन टेरिटरीज की तो सीटें कम होती हैं, मतलब पॉपुलेशन कम होती है, तो चारों में से एक-एक सीट थी। तो 4 चीफ कमिश्नरी से या मतलब 4 यूनियन टेरिटरी से 4 सीटें, प्रोविंस कितने हुआ करते थे? 11 हुआ करते थे, पॉपुलेशन ज्यादा होती है, तो 4 यूनियन टेरिटरी से 4 सीटें, 11 प्रोविंस से 292 सीटें, टोटल 296 हो गई और प्रिंसली स्टेट से 93। पूरी संविधान सभा में कितनी सीटें हो जाएंगी? 389 सीटें हो जाएंगी और ये 389 सीटें मिलकर के भारत का संविधान बनाएंगी। 389 सीटें मिलकर के भारत का संविधान बनाएंगे। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट और है, वो छोटा सा ट्विस्ट क्या है? वो ये है कि जो प्रिंसली स्टेट थे यहाँ तो राजा रजवाड़े लोग होते थे और राजा लोग होते थे क्योंकि अगर ये संविधान सभा का हिस्सा बन गए तो इनके अकॉर्डिंग संविधान बन जाएगा। फिर तो यहाँ वही होगा जो संविधान में लिखा जाता है, फिर तो यहाँ वही होगा जो संविधान में लिखा जाता है। तो फिर राजाओं की पावर नहीं होगी, इसलिए इन्होंने संविधान सभा में आने से मना कर दिया। इन्होंने कहा हम संविधान सभा में नहीं आएंगे, तुम बना लो संविधान। तो एक तो जो प्रिंसली स्टेट्स ने संविधान सभा में आने से मना कर दिया, इनका क्या होगा? दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर एक डिमांड उठ रही थी इंडिया पाकिस्तान की। तो जो ये कैबिनेट मिशन प्लान था, जो ये कैबिनेट मिशन प्लान था, इसके द्वारा एक चीज और डिक्लेयर की गई थी। इसने कहा था कि कोई पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ एक ही देश होगा जिसका नाम इंडिया होगा। क्या दो बातें और समझना? दो बातें क्या हैं? इसने कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा था कि कोई पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ एक ही देश होगा जिसका नाम इंडिया होगा। और दूसरी चीज, इंडिया में 389 सीटें होंगी जो संविधान बनेंगी, उन 389 में 296 93 थी, लेकिन 93 ने आगे से मना कर दिया था, तो ये आने नहीं थी। तो अब पाकिस्तान नहीं बनाया जाएगा तो पाकिस्तान बना कैसे? और इन 93 सीट्स ने जब मना कर दिया था तो ये संविधान सभा का हिस्सा फिर क्यों बनी? इन 93 ने मना कर दिया था तो ये हिस्सा क्यों बनी? और अगर हिस्सा बनी हुई तो फिर पाकिस्तान कैसे बना? इस बात को समझेंगे। और पाकिस्तान जब बन गया तो संविधान सभा की सीटों पर क्या असर पड़ा उसको जानेंगे और उसके बाद में संविधान सभा ने संविधान कैसे बनाया इसको जानेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। बाकी आपको मैं दिखा देता हूं कि कुछ इसी प्रकार के नोट्स भी आपको मिलेंगे।